दुनिया में शैतान का आना कभी किसी तूफान या बिजली के कड़कने से नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि दरिंदे जंगल के अंधेरों में छुपे हैं या उनके चेहरे पर उनकी हैवानियत साफ नजर आती है, पर इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा सच ये है कि मौत अक्सर एक बहुत ही शांत, बेआज़ा और मासूम सा चेहरा पहनकर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर आपको डर नहीं बल्कि तरस और भरोसा आए। ये कहानी एक ऐसे ही दरिंदे की है, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद थे, चलते समय वो कांपता था और किसी भी आम भीड़ में वो एक प्यारे से दादाजी जैसा लगता था। लेकिन उस सफ़ेद बालों वाले सर के अंदर एक ऐसा नरक छुपा था जिसके बारे में सोचकर कानून, डॉक्टर्स और आम लोगों की रूह आज भी कांप उठती है। ये कहानी है एल्बर्ट फिश की, एक सीरियल किलर, कैनिबल और चाइल्ड मर्डरर जिसे दुनिया द ब्रुकलिन वैम्पायर, द ग्रे मैन और द मून मेनिया के नाम से जानती है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी मासूम बच्चों का खून पीने, उनका मांस खाने और दर्द को एक भयानक जश्न में बदलने में गुजार दी। आइए आज के इस एपिसोड में न्यूयॉर्क की उन अंधेरी गलियों, एक मासूम बच्ची ग्रेस बट की आखिरी हंसी, उस खून से लथपथ चिट्ठी और एक शैतान के दिमाग की सच्चाइयों को शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं। एल्बर्ट फिश का असली नाम हैमिल्टन फिश था और उसका जन्म 19 मई 1870 को वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। उसका परिवार किसी आम खुशहाल परिवार जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके खानदान में मानसिक बीमारियां और पागलपन का एक लंबा इतिहास था। उसके एक चाचा को मेनिया था, एक भाई को हाइड्रोसेफेलस था और एक बहन पागल खाने में थी। जब एल्बर्ट सिर्फ 5 साल का था तब उसके पिता की मौत हो गई। उसकी माँ, जो गरीबी और परेशानियों से टूट चुकी थी, उन्होंने एल्बर्ट को सेंट जॉन्स ऑर्फनेज में डाल दिया। ये वही जगह थी जहां एल्बर्ट के दिमाग का शैतान पहली बार जागा। उस दौर के अनाथाश्रम किसी जेल से कम नहीं होते थे, जहां बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर भयानक सजा दी जाती थी। एल्बर्ट को वहां लगातार पीटा जाता और कोड़े मारे जाते, लेकिन किसी आम बच्चे की तरह रोने या डरने की बजाय एल्बर्ट के दिमाग ने एक अजीब सा कनेक्शन बना लिया। उसने दर्द को खुशी के साथ जोड़ लिया और उसे मार खाने में मजा आने लगा। वहीं से उसके अंदर सेडोमैसोकिज्म का बीज पनपने लगा। जब वो बड़ा हुआ तो वो दुनिया की नज़रों में एक आम आदमी बनने का नाटक करता रहा। उसने शादी की, उसके 6 बच्चे भी हुए और वो एक पेंटर और डेकोरेटर का काम करता था। लेकिन 1917 में जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई तो एल्बर्ट के दिमाग का आखिरी धागा भी टूट गया। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से डार्क और ट्विस्टेड हो गई। उसने रॉ मीट खाना शुरू कर दिया और अपने आप को दर्द देने के नए नए तरीके खोजने लगा। वो अपने ही शरीर में सुइयां चुभोता था और खुद को आग से जलाता था, पर उसका ये पागलपन सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा। अब उसने दूसरों को दर्द देना था और उसने अपना शिकार चुना उन्हें जो सबसे कमजोर थे, यानी मासूम बच्चे। एल्बर्ट फिश अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूमता रहता था। वो अलग अलग नाम रखता था, जैसे फ्रैंक हॉवर्ड, रॉबर्ट स्लैटरी और जॉन पेल्टी। उसका काम करने का तरीका किसी भी आम क्रिमिनल से अलग था। वो किसी को रास्ते पर से जबरदस्ती नहीं उठाता था, बल्कि लोगों के घरों में उनका दोस्त बनकर घुसता था। वो अक्सर गरीब परिवारों को टारगेट करता था, उनके बच्चों को मिठाइयाँ देता, उनके माँ बाप से बहुत अदब से बात करता और जब उन्हें उस पर भरोसा हो जाता तब वो उनके बच्चों को अपने साथ घुमाने के बहाने ले जाता, जिसके बाद वो बच्चे कभी वापस
नहीं आते थे। पुलिस के रिकॉर्ड्स और एल्बर्ट के बाद में दिए गए कन्फेशन के अनुसार उसने लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों पर हमला किया था। वो उन्हें सुनसान जगहों पर, खाली घरों में या घने जंगलों में ले जाता था, जहां वो उन्हें बुरी तरह टॉर्चर करता, उनका खून पीता और उनके मांस को पकाकर खाता था। उसके लिए ये कोई जुर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक त्याग जैसा था, क्योंकि उसका मानना था कि फरिश्ते उसे ऐसे करने का आदेश करते हैं। साल 1924 में उसने फ्रांसिस मैकडोनाल्ड नाम के एक 8 साल के बच्चे को मारा और 1927 में बिली गैफनी नाम की एक 4 साल के मासूम को ब्रुकलिन से गायब कर दिया। पर एल्बर्ट हमेशा बचा रहा, क्योंकि किसी को शक नहीं होता था कि एक पतला दुबला, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ वीक सा बुढ़ा आदमी ऐसा भयानक काम कर सकता है। लेकिन 1928 में उसने एक ऐसा शिकार किया जिसने उसकी किस्मत का आखिरी रास्ता मौत की तरफ मोड़ दिया। ये शिकार थी 10 साल की ग्रेस बड। बात है मई 1928 की। न्यूयॉर्क के चेल्सी इलाके में एडवर्ड बर्ड अपनी पत्नी डेलाया और अपने बच्चों के साथ रहते थे। एडवर्ड का सबसे बड़ा बेटा 18 साल का एडवर्ड जूनियर जॉब ढूंढ रहा था और उसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि उसे काम की ज़रूरत है। 28 मई 1928 की दोपहर बर्ड परिवार के दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर एक बुढ़ा आदमी खड़ा था जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अपना नाम फ्रैंक हावर्ड बताया और दावा किया कि वो लॉन्ग आइलैंड की फार्मिंगडेल इलाके में एक फार्म चलाता है और उसे एडवर्ड जूनियर को वहां काम पर रखना है। बट परिवार इस भले आदमी से मिलकर बहुत खुश हुआ। फ्रैंक हावर्ड यानी कि एल्बर्ट फिश ने उनके साथ बैठकर बातें की, परिवार के बारे में पूछा और उनका भरोसा जीत लिया। पर एल्बर्ट की आंखें एडवर्ड पर नहीं बल्कि वहां फर्श पर खेल रही 10 साल की मासूम ग्रेस बड पर टिकी थी। ग्रेस एक बहुत ही प्यारी बच्ची थी और एल्बर्ट ने तय कर लिया कि उसे ग्रेस का शिकार करना है। कुछ दिनों बाद 3 जून 1928 को एल्बर्ट वापस बट परिवार के घर आया। इस बार उसके हाथ में ग्रेस के लिए स्ट्रॉबेरीज थी। उसने एडवर्ड और डेलाया बट से गुजारिश की कि वो पास ही के एक चिल्ड्रन पार्टी में जा रहा है जहां उसकी भतीजी भी आई हुई है, इसलिए अगर वो चाहें तो छोटी ग्रेस को उसके साथ पार्टी में भेज सकते हैं और वो लोग शाम तक वापस लौट आएंगे। ग्रेस पार्टी में जाने के नाम पर बहुत खुश थी, इसलिए उसकी माँ ने उसे सफ़ेद रंग का एक नया फ्रॉक पहनाया। परिवार को उस बुढ़े पर इतना विश्वास था कि उन्होंने बिना सोचे ग्रेस को उसके साथ भेज दिया। ग्रेस हंसते हुए उसकी उंगली पकड़कर घर से निकली और उसकी माँ ने दरवाजे से उसे आखिरी बार अलविदा कहा, बिना ये जाने कि ये उनकी बेटी की आखिरी दोपहर थी उनके घर में। एल्बर्ट फिश ग्रेस को लेकर किसी पार्टी में नहीं गया, बल्कि उसे ट्रेन से वेस्टचेस्टर काउंटी न्यूयॉर्क ले गया। वहां वर्थिंगटन वुड्स नाम के एक सुनसान इलाके में एक खाली पड़ा कॉटेज था जिसे विस्टेरिया कॉटेज कहा जाता था। सफर के दौरान ग्रेस अपने सफेद फ्रॉक में बहुत खुश थी, पर जब वो उस सुनसान और खंडर कॉटेज के पास पहुंची तो उसे डर लगने लगा, क्योंकि वहां कोई पार्टी नहीं थी, बस एक गहरा सन्नाटा था। कॉटेज के अंदर घुसते ही एल्बर्ट फिश का चेहरा पूरी तरह बदल गया। एल्बर्ट ने बाद में पुलिस को बताया कि उसने सबसे पहले ग्रेस को कॉटेज के एक कमरे में ले जाकर चुप रहने को कहा और फिर खुद बाहर जाकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। जब वो नंगा होकर वापस अंदर आया तो ग्रेस उसे देखकर बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी। एल्बर्ट ने उसे दबोच लिया और उस मासूम बच्ची का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उस दिन विस्टेरिया कॉटेज किसी बुचर शॉप में बदल चुका था। एल्बर्ट ने उस बच्ची के शरीर के टुकड़े किए और उसकी मांस को पकाकर खाना शुरू किया। अपने कन्फेशन में उसने कबूल किया कि वो उसे खाना चाहता था क्योंकि उसका मांस बहुत मीठा और नरम था
और अगले कई दिनों तक वो उस कॉटेज में आकर बचे हुए हिस्सों को खाता रहा। जो हड्डियां बच गई उन्हें उसने आसपास की मिट्टी और ईंटों की दीवार के पीछे दफना दिया। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में बट परिवार शाम तक ग्रेस का इंतजार करता रहा और जब रात तक वो नहीं लौटी तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया पर उनके पास सिर्फ एक झूठा नाम फ्रैंक हावर्ड था, इसीलिए ग्रेस का कहीं कोई निशान नहीं मिला। दिन महीनों में और महीने सालों में बदले और ऐसे ही भयानक दुख में 6 साल गुजर गए। साल 1934 तक पुलिस के लिए ये केस लगभग बंद हो चुका था, लेकिन 11 नवंबर 1934 को बट परिवार के पोस्ट बॉक्स में एक चिट्ठी आई जो एक ब्राउन एनवेलप में थी। जब डिलाया बट ने वो लेटर खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो लेटर खुद एल्बर्ट फिश ने भेजा था, जिसमें उसने पूरी दरिंदगी का जिक्र किया था। एल्बर्ट ने उस चिट्ठी में लिखा था कि साल 1894 में एक दोस्त के साथ काम करते हुए उन्होंने एक लड़के का स्वादिष्ट मांस खाया था और 28 मई 1928 को जब उनके घर आया था तभी उसने तय कर लिया था कि वो उनकी बेटी ग्रेस को खाएगा। उसने आगे लिखा था कि वो उसे संडे को वेस्टेरिया कॉटेज ले गया, जहां कपड़े उतारने पर बच्ची रोने लगी थी और अपनी माँ को सब बताने की बात कह रही थी, पर उसने उसे वहां मारकर उसके टुकड़े किए। उसके मांस को पकाकर खाने में उसे पूरे 9 दिन लगे। एल्बर्ट ने चिट्ठी के आखिर में ये भी साफ किया था कि उसने बच्ची के साथ कोई फिजिकल असॉल्ट यानी रेप नहीं किया था और सिर्फ उसे खाया था। इस चिट्ठी ने साफ कर दिया था कि एल्बर्ट को अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो उनके दर्द का मजाक उड़ा रहा था। पुलिस ने तुरंत उस लेटर को अपने कब्जे में लिया और इस केस की कमान डिटेक्टिव विलियम किंग ने संभाली, जो पिछले 6 सालों से इस केस को पर्सनली फॉलो कर रहे थे। लेटर में सबसे बड़ा क्लू उस एनवेलप का क्रेस्ट यानी लोगो था, जिस पर न्यूयॉर्क प्राइवेट शॉफर्स बेनिवोलेंट एसोसिएशन लिखा था। डिटेक्टिव किंग समझ गए कि कातिल ने ये पेपर कहीं से चुराया है, इसलिए वो तुरंत उस क्लब के ऑफिस गए, जहां के जैनिएटर ने बताया कि उसने ये स्टेशनरी उस बोर्डिंग हाउस में छोड़ी थी जहां वो रहता था। डिटेक्टिव किंग जब ईस्ट एंड 52nd स्ट्रीट के उस बोर्डिंग हाउस पर पहुंचे और लैंडलेडी को हैंडराइटिंग दिखाई तो उसने तुरंत पहचान लिया कि ये हैंडराइटिंग उनके यहाँ रहने वाले एल्बर्ट फिश की है, जो कुछ दिन पहले वहां से कहीं और चला गया था। 13 दिसंबर को अपना बचा हुआ सामान लेने वो वापस आने वाला था। दिसंबर 1934 को डिटेक्टिव किंग अपने साथियों के साथ वहां छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब एक पतला दुबला सफेद बालों वाला बुढ़ा आदमी वहां आया तो किंग ने दरवाजा तोड़कर उसे गन पॉइंट पर गिरफ्तार कर लिया। एल्बर्ट ने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और उसकी कोट की जेब से एक रेजर मिला। ग्रेस बट का कातिल 6 साल बाद पकड़ा जा चुका था। पुलिस स्टेशन आने के बाद एल्बर्ट ने किसी भी बात से इनकार नहीं किया, बल्कि बड़े ही फक्र से अपनी सारी दरिंदगी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उसने वेस्टेरिया कॉटेज का ठीक पता बताया, जहां मिट्टी के नीचे से पुलिस को ग्रेस बट की हड्डियां और खोपड़ी बरामद की। उसने धीमी लहजे में ग्रेस के अलावा बिली गैफनी और फ्रांसिस मैकडोनल्ड समेत कई और बच्चों को मारने की बात भी कबूल कर ली। जब साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स ने एल्बर्ट का चेकअप किया और उसके पेल्विस का एक्सरे निकाला तो वो हैरान रह गए। एल्बर्ट ने बताया था कि उसे अपने शरीर को दर्द देने में मजा आता है और उस एक्सरे में उसके शरीर के अंदर लगभग 29 सुइयां धसी हुई दिख रही थी, जो उसने खुद अपने अंदर चुभोई थी ताकि उसे हर वक्त दर्द महसूस होता रहे।
साल 1935 में ट्रायल शुरू हुआ तो डिफेंस लॉयर ने उसे कानूनी तौर पर पागल बताकर सजा से बचाने की कोशिश की, पर प्रोसिक्यूशन और डिटेक्टिव किंग इस बात पर अड़े रहे कि एल्बर्ट को सही और गलत का फर्क अच्छी तरह पता था, क्योंकि उसने क्राइम के बाद एविडेंस छुपाया और झूठे नाम इस्तेमाल किए थे। जूरी ने एल्बर्ट फिश को दोषी करार देते हुए इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा सुनाई। सजा सुनते वक्त भी एल्बर्ट के होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। एल्बर्ट फिश को न्यूयॉर्क की मशहूर सिंग सिंग जेल की डेथ रो में भेज दिया गया। मौत के कुछ दिन पहले उसने बयान दिया कि वो मौत से नहीं डरता, बल्कि उस आखिरी झटके को महसूस करने के लिए एक्साइटेड है, क्योंकि ये उसके लिए सबसे बड़ा थ्रिल होगा। 16 जनवरी 1936 को उसे एग्जीक्यूशन रूम में लाया गया, जहां उसने बिना किसी रेजिस्टेंस के इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठने में गार्ड्स की मदद की। जल्लाद ने जैसे ही स्विच ऑन किया, 2000 वोल्ट्स की बिजली उसके जिस्म में दौड़ गई, लेकिन उसके शरीर के अंदर धसी हुई उन 29 लोहे की सुइयों की वजह से करंट शॉर्ट सर्किट होने लगा, जिसके चलते जल्लाद को दूसरी और तीसरी बार हेवी शॉक देना पड़ा। तब जाकर कहीं एल्बर्ट फिश की मौत हुई। इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में किसी और दिल दहला देने वाली सच्चाई के साथ। तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे सेफ।